हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 34। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो वहां से आप अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। भूगोल में पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है, ये आपके 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि पाठ्यक्रम निर्माण आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये आपके 2012, 2013, 2017, 2018 और डीडीयू यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये लगातार पूछे हुए क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के विषय में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है, तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे तो केवल आप पॉइंट याद कर लीजिएगा और आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर। यहाँ पे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा के लिए क्या क्या तीन यहाँ पे केंद्र कौन कौन हो रहे हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा देता है। तो दोस्तों, जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है वो छात्र की योग्यता, आवश्यकता और स्तर, रुचि, इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक अपने शिक्षार्थी को अधिगम करवाता है। तो इसलिए वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया है। शिक्षार्थी द्वारा किसी सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए समन्वित क्रियाकलाप को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो भी शिक्षार्थी किसी एक सुनिश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है, वो कहीं ना कहीं अपने शिक्षक के माध्यम से, जो भी पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षण किया जाता है, उसी के आधार पर ही वो अपना शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत न केवल शैक्षणिक क्रियाएं ही आती हैं, अपितु वे समस्त क्रियाकलाप एवं अनुभव आ जाते हैं जो विद्यालय के अंतर्गत क्रियाचित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो शैक्षणिक क्रियाएं होती हैं वो और साथ ही जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारी चीज़ें, और इसके अलावा हम बात करें जो भी छात्रों का अनुभव है, ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब एक शिक्षक पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण कार्य करता है तो वो अपने छात्रों से क्रियाकलाप भी करवाता है और विभिन्न यहाँ पर शैक्षिक उपकरण के माध्यम से, विभिन्न सहायक सामग्रियों के माध्यम से वे अपने छात्रों का अधिगम करवाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाठ्यक्रम ही एक आधार होता है जिसके आधार पर ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देख लें माध्यमिक शिक्षा आयोग। दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये लाइन, जो भी सेंटेंसेस है, ये लर्न कर लीजिएगा कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता दे सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है कि विद्यालय का जो संपूर्ण जीवन होता है, जिसमें छात्र अपने शिक्षक से अधिगम करने से लेकर के जो भी क्रियाकलाप सीखता है, जो भी अच्छे गुणों का विकास करता है, जो भी उसके अंदर शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है, एक तरह से उसका सर्वांगीण विकास होता है,
वो सारे पक्ष उसके यहाँ पे संतुलित व्यक्तित्व के विकास के विषय में भी कहा गया है। इन सब के विकास में पाठ्यक्रम सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे हम देखें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत हैं, जिनमें से निम्नलिखित को दृष्टिगत रखकर भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की, तो पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत हैं। इसमें पहला हम देखें रुचि का सिद्धांत, जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों जब किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ने में जब छात्र रुचि लेंगे तभी वो पाठ्य वस्तु सफल मानी जाती है। तो यहाँ पर ऐसे पाठ्य वस्तुओं का समायोजन किया जाता है, ऐसे पाठ्य वस्तुओं को संकलित किया जाता है पाठ्यक्रम के अंदर, जिससे कि छात्र रुचि लेकर के पढ़ें। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि के सिद्धांत का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि बालक उन्हीं बातें, तथ्यों एवं घटनाओं को पढ़ना एवं सीखना चाहते हैं जो उन्हें रुचिकर प्रतीत होता है। जो चीज़ें और जो बातें छात्रों को अच्छी लगती हैं वही चीज़ें वो अधिगम करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम के निर्माण का जो पहला सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत है। और रुचि के सिद्धांत में छात्रों के स्तर, छात्रों की आवश्यकता, छात्रों की क्षमता के अनुसार ही उनकी रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा देखें, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण में क्रियाशीलता के सिद्धांत को भी दृष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूँकि जो भी बालक होते हैं वो स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्टिव वो होते हैं और वो चीज़ों को क्रियाशीलता के साथ सीखने में, एक तरह से करके सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो यहाँ पर भूगोल शिक्षण की अगर हम बात करें तो भूगोल में शिक्षक जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसमें क्रियाशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए कि किस तरह से छात्र कर कर के सीखें, किस तरह से वहाँ पर वो क्रिया के माध्यम से सीखें। साथ ही वहाँ पे अगर हम बात करें भूगोल में, तो भूगोल में भ्रमण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो एक तरह से वहाँ पर भ्रमण में वो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ों के विषय में जानेंगे, एक तरह से किसी भी पर्टिकुलर ऐतिहासिक स्थल की अगर बात करें तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की जो भी विशेषताएं उसके विषय में छात्र अपने शिक्षक से पूछेंगे। साथ ही जो भी उससे संबंधित पुस्तकें हैं उसके विषय में देखेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र क्रिया कर रहे हैं, जहाँ पर वो करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। पाठ्यक्रम निर्माण का ये आधार है। अब हम देखें नंबर तीसरा पॉइंट। दोस्तों तीसरे पॉइंट में है उपयोगिता का सिद्धांत। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगिता सिद्धांत को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि बालक जीवनोपयोगी विषय वस्तु को पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ें बालक के जीवन में उपयोगी हैं उन सारी चीज़ों को वो पढ़ने में रुचि लेते हैं। जैसे अगर बात करें हम, जो भी भूगोल शिक्षक है, अगर उसे भूगोल के विषय में अच्छा ज्ञान है और साथ ही जो आसपास की चीज़ें हैं उसके विषय में अच्छा ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं वो अपने छात्रों को भूगोल शिक्षण के लिए भूगोल शिक्षण को और अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी कर सकता है और साथ ही भूगोल विषय को पढ़ने के लिए शिक्षक प्रेरित भी करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिक्षक जब पुस्तक में ये सारी चीज़ें उपयोगिता के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहेगी, तो कहीं ना कहीं शिक्षक उस चीज़ को अपने शिक्षण के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जब शिक्षक वो सारी चीज़ों को बुक के माध्यम से बताएगा तो छात्र बुक और शिक्षक दोनों के समन्वय को सीखेंगे और उसकी बातों को समझेंगे भी, और एक तरह से वो सब चीज़ों का वो आत्मसात करते हुए अधिगम भी करेंगे। तो दोस्तों ये उपयोगिता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसमें उपयोगी बातें लिखी जाएं और साथ ही छात्र उन सारी चीज़ों से जिससे खुद को कनेक्ट कर पाएँ। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण में।
अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट पर वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये आपका 4 पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो पाठ्यक्रम निर्माण की बात है, लेकिन जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वो भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है, लेकिन एक शिक्षक शिक्षण कार्य पाठ्यक्रम के आधार पर ही करता है। तो अगर पाठ्यक्रम ही इस तरह का बना रहेगा जहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा गया है, तो शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में और आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, तो चूंकि एक ही कक्षा में छात्रों का अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग उनकी क्षमता होती है और अलग अलग उनकी आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग उनकी योग्यताएं होती हैं। तो एक तरह से जब पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा, जिससे कि प्रत्येक स्तर का जो भी छात्र है वो अपने अधिगम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। जब पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो एक तरह से शिक्षक तो अपनी पाठ्य योजना में इन सारी बातों का ध्यान रखेगा ही, साथ ही पुस्तक में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को बहुत ही आसान हो जाएगा इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने में अपने कक्षा में। तो ये दोस्तों आपका 4 पॉइंट हो गया कि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत के अकॉर्डिंग पुस्तक का जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ्यक्रम को रखा जाए। अब हम देखें यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर 5 पॉइंट पे हम देखें तो 5 पॉइंट पे है समन्वय का सिद्धांत। भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, ताकि उसका विषय के अंतर्गत एवं अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर समन्वय का सिद्धांत अगर हम देखें तो समन्वय के सिद्धांत में चूंकि बात करें, इसके पहले जब हम लोग भूगोल का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध देखे थे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि किस तरह से सामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी बातें आती हैं वो समाजशास्त्र से संबंधित हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब सामाजिक जीवन प्रभावित होगा तो मानव जीवन प्रभावित होगा और वो कहीं ना कहीं भूगोल को प्रभावित करेगा। और इसी तरह से आर्थिक जीवन, और अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की तो आर्थिक जीवन कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का भूगोल के साथ संबंध होता है। और अगर हम बात करें इतिहास का भूगोल के साथ से संबंध, तो जो भूत की भौगोलिक स्थितियां होती हैं, भौगोलिक दशाएं होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, भौगोलिक घटनाएं होती हैं, वही वर्तमान का इतिहास बनती हैं। तो एक तरह से ये हो गया भूगोल और इतिहास का संबंध। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर पाठ्यक्रम में पहले से दी हुई होंगी कि संबंध स्थापित करके, तो कहीं ना कहीं शिक्षक को प्रेजेंट करने में कक्षा में ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और दूसरी बात, जो छात्र होंगे उन्हें भी ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होगी कि किस तरह से एक विषय का दूसरे विषय से कनेक्शन होता है, किस तरह से एक विषय दूसरे विषय से समन्वित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ किस तरह से सहसंबंध होता है। जैसे कि अगर हम बात करें भूगोल में जो मानचित्र बनते हैं, जो कलाकृतियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं कला से संबंधित होती हैं। अगर एक कला का अध्यापक छात्रों से जो भी आकृतियों का निर्माण है, जो भी कलाओं का निर्माण है, अगर वो उस पर फोकस करता है तो कहीं ना कहीं वो भूगोल में भी मानचित्र भी अच्छा बनाएंगे वो छात्र, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे छात्र। तो एक तरह से शिक्षक को भूगोल और कला के माध्यम से समन्वय स्थापित करने में भी आसानी होगी और वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, चूँकि एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर भी बनाना होता है और साथ ही छात्रों को सही ढंग से अधिगम भी कराना होता है, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो
चूंकि शिक्षक को अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराना है और वहाँ पर उसे मानचित्र के माध्यम से छात्रों को समझाना भी है, तो जब वो कला के माध्यम से छात्रों को अधिगम कराएगा, एक तरह से वहाँ पे मानचित्र एक कला का ही तो उसमें प्रयोग होता है कि किस तरह से छात्र अपने हस्त कौशल का प्रयोग करके अच्छे से अच्छा मानचित्र बनाएं और सही तरीके से बनाएं। तो इससे कहीं ना कहीं छात्र कला से भी प्रेरित हो रहा है और भूगोल से भी प्रेरित हो रहा है। तो ये जो समन्वय बनता है छात्र के लिए, ये उसकी रुचि में जो भी विषय है उसमें रुचि लाने में बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समन्वय के सिद्धांत के विषय में समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट है। 6 पर है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। विविधता एवं लचीलेपन के सिद्धांत के आधार पर भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की रुचियां, अभिरुचियां में आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए वो उसमें विविधताएं तो होनी ही चाहिए, साथ ही उसमें लचीलापन होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे कि छात्र उस चीज़ को आसानी से समझ सकें और शिक्षक को भी वो सारी चीज़ें छात्रों को समझाने में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से वहाँ पे छात्र की रुचि का भी ध्यान रखना है, छात्र के स्तर का भी ध्यान रखना है, उसकी क्षमता योग्यता का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम देखें नंबर 7 पॉइंट पे, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का अन्य प्रमुख सिद्धांत अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो 7 पॉइंट है, इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य छात्रों को अवकाश के सदुपयोग के लिए प्रशिक्षित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूँकि अगर भूगोल विषय के बारे में छात्र गहन अध्ययन करना चाहता है, उसके विषय में जानना चाहता है, विस्तृत रूप से प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहता है, तो कहीं ना कहीं जब वो उसके पास समय हो, अवकाश के सदुपयोग की सिद्धांत यही कहता है कि जब छात्रों के पास समय हो तो वो अपने समय के सदुपयोग के लिए क्षेत्र भ्रमण पर जाएं और साथ ही यहाँ पर विद्यालय के माध्यम से भी यहाँ शिक्षक जो हैं उनके वो भी उन्हें भ्रमण पर ले जा सकते हैं किसी पर, जिससे कि उनका उस विषय से संबंधित अधिगम भी होगा और कहीं ना कहीं उनका मनोरंजन भी हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे छात्र अपने अवकाश का सदुपयोग किस तरह से करें, इस बात का भी पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर छात्र प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को अनुभव करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें पहाड़ की या फिर नदियों की या फिर नदियों के कटान की या फिर प्रदूषण की या फिर उद्योग धंधे जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, तो एक तरह से जब छात्र प्रत्यक्ष रूप से इन सारी चीज़ों के विषय में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उन्हें इन सब चीज़ों के विषय में अधिगम तो होगा ही और वो सारी चीज़ें वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अवकाश के समय का सदुपयोग पाठ्यक्रम में होना चाहिए ये सिद्धांत, क्योंकि इसके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे, जहाँ वो प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के कटान को जान पाएंगे और साथ ही जो अलग अलग तरह के प्रदूषण हैं, किस तरह से उद्योग धंधों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, इन समस्याओं के हल को ढूंढेंगे। तो एक तरह से उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, मानसिक क्षमता का विकास होगा, उनके तर्क शक्ति का विकास होगा। तो ये अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में। तो दोस्तों आपका 7 पॉइंट हो चुका है। अब हम देखें 8 पॉइंट, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण में इस स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम में इस प्रकार की भौगोलिक घटनाएं तथा क्रियाएं एवं समस्याएं सम्मिलित की जानी चाहिए जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बालक के वास्तविक जीवन से संबंध हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, तो यहाँ पर ऐसे विषय वस्तु को रखना है जिससे कि छात्र भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में जाने और जो भी भौगोलिक घटनाएं हैं उसके विषय में जाने। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं
यहाँ पे वर्षा की बात कर सकते हैं, भूकंप की बात कर सकते हैं, ज्वालामुखी की बात कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी समुद्री तूफान आते हैं उसकी बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बालक किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। अगर वो यहाँ पर हम बात करें, अगर वो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है जहाँ पर अधिक नदियाँ हैं तो वहाँ पे बाढ़ की स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे भौगोलिक स्थिति से संबंधित है जहाँ पर अधिक पहाड़ है तो वहाँ पे भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी भौगोलिक स्थिति से संबंधित है जहाँ पर, इसके अलावा जहाँ पर अलग अलग तरह की भौगोलिक घटनाएं घटित होती हैं, तो एक तरह से बालक प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ों को अनुभव करेगा और वो अपने वास्तविक जीवन से उसके संबंधित होंगी। तो वो चीज़ों के जो भी कारण हैं, जो भी समस्याएं, उसके विषय में वो अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा, अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करेगा। तो एक तरह से बालक ही यहाँ पर अपने विषय से अटैच होगा। यहाँ पे भूगोल विषय के विषय में वो और अधिक जानना चाहेगा। तो एक तरह से जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम के निर्माण में। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर 8 पॉइंट हम देख चुके हैं। अब हम देखें, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, देख लेते हैं। ताकि बालक अपनी भावी जीवन की विभिन्न समस्याओं को भली भांति समझ सके और उसका समाधान खोज सके। दोस्तों यही बातें हैं जो अभी हमने बताई कि जब बालक प्रत्यक्ष रूप से अपनी भौगोलिक स्थिति के विषय में, अपनी भौगोलिक दशाएं, अपनी भौगोलिक घटनाओं के विषय में जब वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो भी समस्याएं हैं, उसकी समस्याओं के समाधान की वो खोज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहा है, बौद्धिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है कि इन समस्याओं के समाधान को वो कैसे ढूंढे। जैसे अगर हम बात करें कि जो कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा कचरा, जो गंदे पानी होते हैं वो नदियों को दूषित कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू में जब बालक भ्रमण के माध्यम से जाता है, नदियों के पानी को काला देखेगा तो वो अब कहीं ना कहीं अपने बड़ों से क्वेश्चन पूछेगा, अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछेगा कि ये पानी इस तरह से क्यों है। तो शिक्षक के माध्यम से उसे ये बताया जाता है कि ये पानी जो भी यहाँ पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं उसकी वजह से यहाँ का पानी गंदा। तो दोस्तों वहाँ पर बालक अब इस तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा, तो इस पानी को वो लोग गंदा क्यों करते हैं, क्यों इसको साफ नहीं करते हैं, क्यों उसमें गंदा पानी डालते हैं। तो एक तरह से उस दूषित पानी, जो भी दूषित पानी, एक तरह से नदियों का जो जल है वो दूषित हो रहा है, उसको किस तरह से स्वच्छ रखना, किस तरह से जो भी उद्योग धंधे हैं उसमें रिफाइनरी का यूज किया जाए, एक तरह से उसके विकल्प के रूप में, उसकी समस्या के समाधान के रूप में। तो ये सारी चीज़ें छात्र जब इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा और अनुभव करेगा तब उसे समझ में आएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग चीनी मिल थी हमारे विद्यालय के रास्ते में, जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे जो नदी थी उसमें चीनी मिल का जो गंदा कचरा रहता था वो आता था, और उस समय जो नदी का पानी था वो इतना ज़्यादा बदबू करता था। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मुझे अभी भी प्रत्यक्ष रूप से देखने की वजह से वो सारी चीज़ें अभी भी रिमाइंड होती हैं कि किस तरह से जब वो पानी आता था उस समय, जब उस कारखाने से, तो उसमें क्या होता था, उस समय ना ही उसमें कोई भी पशु पानी पीते थे, और उस समय जो भी उसमें मछलियाँ होती थी, जो जलीय जीव जंतु होते थे, उन सब का जो जीवन था वो संकट में था, बहुत सारे जीव मर जाते थे। तो एक तरह से ये इन सब की जो समस्या थी वो समस्या क्या थी कि वो जो पानी उद्योग के वजह से आ रहा था उसमें वो रिफाइनरी का यूज नहीं करते थे, वो जो भी गंदा कचरा रहता था वो डायरेक्ट उसमें डाल देते थे। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें आज हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है, जब हम क्षेत्र भ्रमण पर अपने बच्चों को ले जाते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित कर रही हैं। जब वो उसके बगल से हम जा रहे हैं तो वो इतना तेज एक तरह से बदबू कर रहा है कि जिसकी वजह से हमें अपनी नाक बंद करनी पड़ रही है, और उसमें जो जलीय जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और जो भी पशु हैं वो उस पानी को पी नहीं सकते हैं। तो एक तरह से वो पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही समझते हैं, और उस समस्याओं के समाधान के लिए वो सोचते हैं, समझते हैं, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों अब तो ये हो चुका आपका 8.9 पॉइंट हम देख लें। सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसका सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध परिलक्षित हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से अजीव व आंगिक रूप से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी भूगोल का पाठ्यक्रम हो वो कहीं ना कहीं उसमें ये दिखाया जाए कि किस तरह से अलग अलग समुदाय, अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किस तरह से लोग एक दूसरे से संबंधित होते हुए अपने जीवन को, अपने जो भी जीवन के कार्यकलाप हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, और किस तरह से जो भी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उसका अनुकूलन करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग रीति रिवाज को मानते हुए, अलग अलग जात धर्म समुदाय के होते हुए भी वो कहीं ना कहीं उनमें अनेकता में एकता देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शो करना है कि किस तरह से विविधता होते हुए भी राष्ट्रीय एकता है। तो एक तरह से भूगोल विषय के माध्यम से, यहाँ पर पाठ्यक्रम से के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय एकता का विकास करना, छात्रों में ऐसी भावना का विकास करना है जिससे कि वो एक आदर्श नागरिक के रूप में आगे बढ़ें और अपनी उन्नति करें, अपने राष्ट्र की उन्नति करें, अपने देश की उन्नति करें। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, ये लाइन आप इन्वर्टेड कामा में इसको आप याद कर लीजिएगा कि पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से आजीव व आंगिक रूप से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अब आपको केवल पॉइंट याद करने हैं, बाकी आपको ये सारी चीज़ें जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप अगर पॉइंट याद कर लिए हैं तो यहाँ पे इतना डिस्कशन हम कर चुके हैं कि आपको यहाँ पे कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। जय हिंद।